शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म हीच नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इस धरती के सबसे पुराने व्यवसाय की। इस धरती का ऐसा व्यवसाय जो बहुत देशों में वैलिड है और बहुत देशों में इनवैलिड, लेकिन जहाँ वो चाहे प्रतिबंधित हो चाहे प्रतिबंधित ना हो, लेकिन मुख्य सहमति समाज की, सरकार की, पुलिस प्रशासन की जरूर रहती है। जी मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेक्स वर्कर्स के लिए दिए गए नियमों और वर्डिक्ट की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में वेश्यावृत्ति को पेशे यानी कि एक ऑक्यूपेशन का दर्जा दे दिया है। इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों शुरू हुआ, किस केस में ये सुनवाई की जा रही है, इसकी शुरुआत कैसी हुई, वेश्यावृत्ति कब शुरुआत हुई, इसके साथ क्या कठिनाइयां हैं, वेश्यावृत्तियों में संलिप्त जो महिलाएं हैं उनको किन पेचीदगियों, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके जो बच्चे होते हैं वेश्याओं के, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ क्या रिफ्लेक्शंस आते हैं लाइफ में, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शामवीर सिंह जजोरिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। प्रोस्टिट्यूशन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑन अर्थ, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड। जब से मानव सभ्यता ने विकास लिया है, वेश्यावृत्ति किसी न किसी रूप में हमारे सामने रही है। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ वेश्यावृत्ति से संबंधित। उल्लेखनीय है कि जब भारत में बॉलीवुड का विकास हो रहा था कॉमर्शियल लेवल पे, तो सबसे पहले आने वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में कुछ महिलाओं के किरदार थे। तो उसके निर्माता जो है महिलाओं के किरदार के लिए महिलाएं ढूंढ रहे थे, लेकिन महिलाएं सिनेमा को इस कदर बेकार मानते थे, इस कदर इसको हीन मानते थे कि वो किसी भी रोल को करने के लिए तैयार नहीं थी। तो हरिश्चंद्र मूवी के निर्माता इसके लिए वेश्यावृत्ति करने में जो महिलाएं संलिप्त थी उनके पास पहुंचे कि शायद वो इस काम के लिए राजी हो जाएं। तो उन वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिलाओं ने, उन वेश्याओं ने निर्माता से ये कहकर मना कर दिया कि इतना गंदा और घिनौना काम हम नहीं करेंगे, यानी कि सिनेमा में काम हम नहीं करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि वेश्यावृत्ति सिनेमा में आने से ज़्यादा अच्छा काम माना जाता था। या उससे पुराने समय में हम जाएं, आज से 500 साल पहले चले जाएं, 1000 साल पहले चले जाएं, तो वेश्यावृत्ति को हमारे ऋग्वेद युगवेद जो समय था उसमें भी वेश्यावृत्ति को एक अच्छा मुकाम मिला हुआ था। उसमें वेश्याओं को हिंसा से नहीं देखा जाता था। दुनिया के यूरोप के कई देशों में वेश्यावृत्ति को कानूनी अधिकार, कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अब लगता है कि भारत देश भी, भारत का कानून भी उसी दिशा में शायद अग्रसर है, और ये बहुत जरूरी भी है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। वेश्यावृत्ति में जो लिप्त महिलाएं होती हैं वो वेश्यावृत्ति में एक बार लिप्त हो जाने के बाद कहीं और काम करने लायक नहीं रहती हैं, कहीं और नौकरी करने लायक नहीं रहती हैं। उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको स्कूल नहीं मिलता है, उनको अधिकार नहीं मिल पाते हैं, उनको एक नागरिक के तौर पर देखा ही नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को वैध करार दे दिया है, यानी कि वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, लेकिन वेश्यावृत्ति करवाना अपराध है। सेक्स वर्कर के थ्रू सेंटर चलाना अपराध है। वेश्यावृत्ति के जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं देश में या स्थान है उनको चलाना, होटलों में जो गतिविधियां होती है उनको चलाना, या किसी खुले स्थान पर ऑफर करना सेक्स सर्विसेज, ये अपराध अभी भी आईपीसी की धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यथावत रहेंगे। तो ये बड़ा विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आप एक तरफ तो वेश्यावृत्ति कराने वाले सेंटर्स पे, होटलों में सर्विसेज को पब्लिक प्लेसेस पे ऑफर करने पे पाबंदी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वेश्यावृत्ति वैध है। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से वेश्यावृत्ति पे अंकुश लगाने का ये प्रयास है। होना भी चाहिए। मुखर होके खुले रूप में इस तरह के चीजों को प्रोत्साहन तो नहीं दिया जा सकता है। शायद इसको पूर्णतः रोकना, इस पर पूर्णतः अंकुश लगाना किसी भी सरकार, किसी भी सत्ता, किसी भी सदी में, किसी भी सभ्यता के लिए मुमकिन नहीं रहा है, लेकिन कुछ बुरी चीज़ों पर अंकुश तो लगा ही जा सकता है। बुराइयां पूरी तरह खत्म ना हो तो उन पर अंकुश तो लगा ही जा सकता है। शायद उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ये प्रयास है कि एक तरफ अंकुश लगाया जाए प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरी तरफ इसको वैध करार देकर
इस वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत भी वो भी भारत के नागरिक हैं और एक नागरिक होने के नाते उनको वो सभी अधिकार मिलते हैं जो किसी भी सामान्य नागरिक को मिलते हैं। यानी कि उनको राशन कार्ड नहीं मिल पाता है, उनके पहचान पत्र नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वेश्यावृत्ति के स्थानों पर जो महिलाएं रहती है उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ्स नहीं होते, पहचान पत्र नहीं होते। तो उनके लिए अधिकारों के लिए जो राशन कार्ड चाहिए, अनाज प्राप्त करने के लिए फ्री सब्सिडी चाहिए, या गैस सिलेंडर चाहिए, या बच्चे को स्कूल भेजना है, या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वो हर प्रकार की सरकारी स्कीम्स, सरकारी जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रह जाती हैं। इसके बाद वेश्यावृत्ति करते वक्त ग्राहकों द्वारा उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, हिंसा की जाती है, उसके बाद जब वो पुलिस थाने में जाती हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई है, मेरे साथ अत्याचार किया गया है, तो उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है, उनके केस दर्ज नहीं किए जाते हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि जब भी कोई सेक्स वर्कर पुलिस थाने आती है तो उनके साथ सही से व्यवहार किया जाए, उनकी शिकायत को सुना जाए, लिखा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। उनके बच्चों को पूरे अधिकार दिए जाएं, उनके पहचान पत्र बनाए जाएं, उनको स्कूलों में डाला जाए। जब किसी ऐसे ठिकाने पर पुलिस की दबिश पड़े तो वहाँ मौजूद बच्चों को, जो वहाँ बच्चे रहते हैं, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस ना माना जाए, वो उनके ही बच्चे होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन बच्चों को माँ से अलग कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी संवेदनशीलता रखी जाए कि दबिश देते वक्त बच्चों को माँ से अलग ना किया जाए। इस केस की पृष्ठभूमि क्या है? इस केस की पृष्ठभूमि है 2010 में राष्ट्रपति के समक्ष दायर एक याचिका, जो कि एक व्यक्ति ने दायर की थी। उस व्यक्ति ने कलकत्ता में 1999 में एक सेक्स वर्कर की हत्या कर दी थी। उस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही इस प्ली को डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान लेते हुए एक PIL के तहत इस केस को सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए केस को आगे बढ़ाया, जिसके तहत चलते हुए आज हमें ये दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं पीठ द्वारा दिए गए 6 सूत्रीय कार्यक्रम की। 6 सूत्रीय दिशा निर्देश क्या हैं? इसमें है पहला, आपराधिक कानूनी सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू करवाया जाए। जब ये स्पष्ट हो जाए कि यौनकर्मी बहस के और सहमति के आधार पर सेक्स किया जा रहा है तो उसको अपराध न माना जाए। देश के प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें सेक्स वर्कर भी शामिल हैं। सेक्स वर्करों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, ना ही दंडित किया जाना चाहिए। वेश्यालयों पर छापा मारते वक्त वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिलाओं या बच्चों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। वेश्यालयों पर पुलिस द्वारा छापा मारते वक्त वहां मौजूद बच्चों को सिर्फ इसलिए अलग नहीं कर देना चाहिए क्योंकि वो देह व्यापार में संलिप्त है। मानवीयता, शालीनता और गरिमा में जैसे तत्वों का सेक्स वर्कर्स के साथ ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई नाबालिग लड़की वेश्यावृत्ति में संलिप्त है तो उसको ये नहीं मान लिया जाना चाहिए कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग के माध्यम से वहाँ लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 6 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए काफी व्यापक हैं और आने वाले 27 जुलाई को जो डेवलपमेंट होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, उस पर भी नजर रहेगी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको सही और गलत में तोला ही नहीं जा सकता है, मापा ही नहीं जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए वेश्यावृत्ति सही है गलत है तो आप फंस जाओगे, आप जवाब दे नहीं पाओगे। आप उसकी अच्छाइयों पर बुराइयों पर विस्तृत रूप में चर्चा तो कर सकते हो, बोल तो सकते हो, लेकिन हाँ और ना में जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे तमाम प्रश्न हमारे समाज में मौजूद होते हैं जिन पर एक तरफा राय, एक तरफा हाँ या ना व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो कैसा है, आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।